हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की 2012 की जो पेपर हुई थी उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2012 में जो पेपर हुई थी उसमें कितने क्वेश्चन पूछे थे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे थे। तो 2012 में जो पेपर हुई थी उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2015 में जो पेपर हुई थी उसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो अब 2012 की जो पेपर थी उसमें जो पॉलिटी की सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस सब्जेक्ट के थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे पॉलिटी के। पॉलिटी के बाद 14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14 क्वेश्चन जो थे इकोनॉमी के थे। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सिलेबस में आप अगर देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस, उसमें जो एपीएफसी की सिलेबस है उसमें आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में नहीं दी गई है, बट फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हर साल ज्योग्राफी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। 11 क्वेश्चन साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के थे और 16 क्वेश्चन थे जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन भी थे और लेबर लॉज भी थे एंड सोशल सिक्योरिटी थे। सोशल सिक्योरिटी आपको करंट अफेयर से भी कवर हो जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स में भी आप लिख सकते हो या आप इसको सोशल सिक्योरिटी में भी काउंट कर सकते हो। 7 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स से थे, तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एप्टीट्यूड के आपको 8 क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स थे और 12 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे। ठीक है। तो बेसिकली क्या जो जो कोर टॉपिक है आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रैदर देन कि आप सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के पे ज़्यादा फोकस करोगे। हाँ, इस पर इतनी आपको आनी चाहिए जिससे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जो सब करे वो क्वेश्चन हो जाए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा करो कि जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे रटने लग जाओ बैठ करके, तो आपकी जो कोर टॉपिक है वो छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, रिजल्ट वहीं से आएगा। ओके, सो हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी, सॉल्व पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगा। तो जिनको अगर पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है 2012 का। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पार्ट 2 आएंगे। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हम लोग पॉलिटी का ले रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक वाइज फर्स्ट जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो पॉलिटी के हैं, फिर हम लोग इकोनॉमी का करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री का करेंगे, फिर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन करेंगे और इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इस पे और भी बाकी जो बचेंगे मैथ्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी का वो पूछता है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। संविधान के किस पार्ट में ये बात किया गया है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये कहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर होगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A इसको ऐड किया गया था, बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्कर्स हों उनकी पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में हो। ठीक है, तो ये जो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आंसर होगा। ये आपका एक्सप्लानेशन है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज अ। ये प्रोविजन कहाँ पे है कि मॉन्यूमेंट्स जो होंगे और जो प्लेसेज हैं या ऑब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस है के हैं उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट में लिखी हुई है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी हुई है या फंडामेंटल ड्यूटी में है या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से निकाली गई है ऐसा। ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी हुई है। अब आप देख सकते हैं ये कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 49 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा। आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि जितनी भी टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस, ठीक है ना, सारे मॉन्यूमेंट्स और प्लेस को एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को ये क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 में दी हुई है जो कि डीपीएसपी में आती है। तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग। हमारी संविधान में कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल है। तो पूछा जा रहा है कि 7वें शेड्यूल में क्या है। तो शेड्यूल लैंग्वेज कितने में है आपको पता होगा, 8th, ठीक है ना। जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो हमारा 8th शेड्यूल में है, जहाँ पे 22 लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद ओथ्स एंड एफर्मेशन, ये हमारे शेड्यूल में कितने हैं? 3rd शेड्यूल में दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये 2 है हमारे, 5th शेड्यूल में भी है और 6th शेड्यूल में। तो जो 5th शेड्यूल में है वो बात करती है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया, ये जनरल की बात करते हैं। बट 6th शेड्यूल जो है उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट की शेड्यूल एरिया जो होंगी और ट्राइबल एरियाज होगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है 6th शेड्यूल। ओके, तो हमारा यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं जिसमें सब्जेक्ट बटे हुए हैं कि कुछ हैं जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, कुछ यूनियन के हैं और कुछ कॉमन है कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, ठीक है। वो हमारा 7th शेड्यूल में है। ओके, ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन होती है, उसमें वोट कौन दे सकता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको देखिए आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी, उसमें कौन कौन वोट दे सकता है? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। और यहाँ पे स्टेट्स में कौन कौन? स्टेट्स में यूटी भी आ जाएगा। यूटी में कौन कौन? एक जम्मू एंड कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की अभी नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगी तो वहाँ की होगी। एक दिल्ली की हो गई एंड एक पुडुचेरी की हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसमें क्या है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या तो मेंबर होंगे, ठीक है, अगर मेंबर नहीं होंगे तो वोट ही नहीं दे पाएंगे, अगर मेंबर होंगे तो या एमपी ही, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एमपी होंगे, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ हाउस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे जो स्टेट होगा उसके डिफिनेशन में यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया। कौन बनाता है इलेक्टोरल रोल्स? ये हमारा बनाता है कौन? इलेक्शन कमीशन। ये आप अगर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को बनाना रहता है इलेक्टोरल रोल। ये कहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और वो क्या करेंगे? इलेक्टोरल रोल्स भी बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन। किसका किसका इलेक्शन करना है? पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट दोनों हाउस के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, है ना, प्रेसिडेंट की इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन। ये हमारे आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल्स भी बनाएंगे और ये पार्लियामेंट की इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली की हो या प्रेसिडेंट की हो या वाइस प्रेसिडेंट की होगी, ये भी कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। ओके, सो द आंसर इज सी। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री 1। जब प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, ठीक है, किसी भी हाउस का, एनी मेंबर ऑफ एनी हाउस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि किसी हाउस का मेंबर नहीं होगा तो वो बन सकता है। क्या दोनों हाउस का मेंबर नहीं होगा तो क्या बन नहीं सकते हैं मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, उनको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। सो मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इफ नॉट, अगर नहीं होंगे, मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर उनको बनना होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप कौन सा
कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं की गई है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315 कहता है कि यूनियन में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और हर स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए भी होना चाहिए और एक यूनियन के लिए भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमने बात ही कर लिया था कि इलेक्शन कराने के लिए आर्टिकल 324 में कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए जो इलेक्शन भी कराएंगे और क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल्स भी बनवाएंगे। ठीक है, किसके किसके इलेक्शन करवाएंगे? लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। अब है यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 124 से 147 में बात की गई है यूनियन जुडिशरी की। ठीक है, ये भी बात की गई है। अब क्या है कि इसमें आंसर होगा कौन सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है। सो प्लानिंग कमीशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? 1950 में, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई है। दिस वन इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये जस्ट अ वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू इंडियन गवर्नमेंट। जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंसर्न्स होती हैं उसमें ये जस्ट सजेशन एडवाइज करता है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। बट 2014 में इसको क्या किया गया? डिजॉल्व कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को और आ गया क्या? नीति आयोग। ओके, सो द आंसर इज प्लानिंग कमीशन। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148, ठीक है, 148 आर्टिकल में लिखी गई है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कि एक होना चाहिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। और उनको हटाया जाएगा कैसे? जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उसी ग्राउंड पे उसको हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप सेकेंड देख लीजिए, CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स एंड प्रोसीड्योर सिमिलर टू दोज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये हमारा सही हो गया। इसके बाद आर्टिकल 150 क्या कहता है? आर्टिकल 150 कहता है कि जो फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, कैसे एक फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। तो अकाउंट्स जो होगा यूनियन का, स्टेट का, वो उसी फॉर्म में रखना होगा जैसे प्रेसिडेंट कहेंगे कि इस तरह से रखना है तो उसी तरह से रखना होगा। और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? CAG, है ना। कैग जो है सो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि किस फॉर्म में अकाउंट्स को रखना है सेंटर और स्टेट का, और प्रेसिडेंट फिर इन्फॉर्म करेंगे सेंटर और स्टेट को। ओके, तो ये भी हमारा सही है। ओके, अब क्या है? ये आर्टिकल 151 कहता है कि जो CAG कैग जो रिपोर्ट देगा वो यूनियन का जो रिपोर्ट होगा वो कैग किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। नहीं, स्टेट की जो रिपोर्ट होगी वो गवर्नर को देना होगा, स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को देना होगा। हु शैल कॉज दिस टू बी प्लेस्ड बिफोर द, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहाँ पे जा करके उसको देना होगा। और जो कैग की रिपोर्ट होगी, यूनियन की रिपोर्ट होगी, वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा और प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे? पार्लियामेंट में रखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया गलत और सेकंड एंड थर्ड इज राइट। सो द आंसर इज C। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का कुछ लिमिटेशन है। ओके, अब देखते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या सब ज़्यादा जो सारे लॉ, मैक्सिमम लॉ जो होते हैं, क्या प्रेसिडेंट से पहले प्रायर कंसेंट करनी पड़ती है? नहीं। मनी बिल अगर हो, मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल हो, या अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, किसी की बाउंड्री चेंज करनी हो, स्टेट का बाउंड्री, जो आर्टिकल 3 के तहत अगर कुछ भी करना हो, जैसे स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो, अलग अलग स्टेट बनाना हो, वहाँ पे प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कोई बिल है, तो उसमें प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की ली ही नहीं जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? तो मोस्ट नहीं होगा, बहुत कम ऐसे हैं जिसमें
प्रेसिडेंट से प्रायर कंसेंट ली जाती है। तो पहला तो हो गया गलत। सेकंड क्या है, पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द जुडिक्शन ईयर मार्क्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है उसी में काम करना पड़ता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करने होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको उसके अलावा कुछ करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो पार्लियामेंट को ऑपरेट करना पड़ेगा उसी जुडिक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन आवर पार्लियामेंट। एडजर्नमेंट मोशन क्यों पार्लियामेंट में, क्या पर्पस क्या है कि एडजर्नमेंट मोशन लाने का। ठीक है, ये जो होती है एडजर्नमेंट मोशन वो सिर्फ ओनली इन लोकसभा में होता है। कुछ अगर अटेंशन लोकसभा में क्यों होता है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई मैटर है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को, तो उसको हाउस को उसकी तरफ ध्यान कराने के लिए ये एडजर्नमेंट मोशन लाई जाती है। ये सिर्फ लोकसभा में होता है और इसके लिए सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा तभी ये आप ला सकते हो। और इसकी जो डिस्कशन होती है कम से कम 2.5 घंटे होंगे। ठीक है, 2.5 घंटे मिनिमम, शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। ठीक है ना, तो ये हमारा टू अलाउ अ डिस्कशन पहला हो गया ए, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और इसमें एक चीज़ है, टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट इन द डिमांड। ये जो होता है वो इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट में मोशन में होता है क्या कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो डिमांड ग्रांट की जो डिमांड की गई है उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की अगर रिडक्शन हो रही हो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। उसके लिए अगर ठीक है ना मोशन लाई गई तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी कट मोशन। तो ये हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन टू सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, सेठ गोविंद दास, इन सब में कॉमन क्या है। अब इसमें क्या है कि दे वेयर स्पीकर, ये सारे स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर्स थे और नन ऑफ द अबव, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो सरदार हुकुम सिंह और जगजीवन राम, आपको पता होगा कि ये थे लेबर मिनिस्टर थे, है ना, लेबर मिनिस्टर थे। और ये 7th 8th लोकसभा में ये प्रोटेम स्पीकर भी थे। ओके, जगजीवन राम हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सरदार हुकुम सिंह जो थे वो फर्स्ट लोकसभा में, है ना, फर्स्ट लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। अगर इंद्रजीत गुप्ता की बात करें तो 10वीं 11वीं 12वीं एंड 13वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। और अगर सेठ गोविंद दास जो थे वो भी 3rd 4th 2nd 3rd 4th एंड 5th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर हुआ करते थे। ठीक है, सोमनाथ चटर्जी ये स्पीकर थे। स्पीकर कब से कब तक थे, 2004 से 2009 तक ये स्पीकर हुआ करते थे। बट इससे पहले जो है वो प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो ये सारे जो थे कभी ना कभी प्रोटेम स्पीकर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दे वेयर प्रोटेम स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, फॉर द टाइम बिंग। ये परमानेंट नहीं होते हैं, थोड़े दिनों के होते हैं। तो जैसे ही पहली लोकसभा होती है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है ना, स्टेट में गवर्नर और यहाँ पे सेंट्रल में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर। ठीक है ना, वो प्रोटेम स्पीकर को क्यों अपॉइंट किया जाता है, टू प्रिसाइड द न्यूली इलेक्टेड हाउस जो होते हैं उसको प्रिसाइड कराते हैं। जनरली क्या होता है कि सीनियर मेंबर्स होते हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया हुआ है। और इनकी ड्यूटी होती है प्रोटेम स्पीकर की कि पहले फर्स्ट सिटिंग लोकसभा की जो होती है उसको वो एडमिनिस्टर करते हैं। और जितने भी न्यूली इलेक्टेड एक जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको प्रेसिडेंट क्या कराते हैं, ओथ दिला देते हैं। और वो बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर जो है सो ओथ दिलाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, दे वेयर प्रोटेम स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके हेड कौन थे, M वीरप्पा मोइली। इसके हेड थे M वीरप्पा
मोइली। और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब बना था? 2005 में। उससे पहले जो फर्स्ट एआरसी था, फर्स्ट एआरसी बना था 1966 में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में बने थे, जिसके हेड कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई के बाद जब ये पीएम बन गए, डिप्टी पीएम, तो इनको किसको बनाया गया? के हनुमंता राव को बनाया गया था। तो फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी 2005 में हुई थी, जिसको वीरप्पा मोइली को बनाया गया था। अब एआरसी क्यों बनाया जाता था? फॉर इंश्योरिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस में एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट सब लोग पढ़ के जाते हैं, इथिक्स में काम करता है। ओके, सो ये हमारा पहले का 4 हो गया। दूसरा क्या है? सेकेंड कमीशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेकेंड कमीशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन ये कब बनी थी? 2007 में, और इसको बोलते हैं पंछी कमीशन। तो इसकी जो हेड थे जस्टिस मदन मोहन पंछी। लेकिन आपके मन में आएगा कि फर्स्ट कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन का, ठीक है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन का फर्स्ट कमेटी कब बनी थी? ठीक है ना, तो ये 1983 में बनी थी। 1983 में कौन थे? और इसको बोलते हैं सरकारिया कमीशन, फर्स्ट कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। अब उस समय पूछा गया था 13th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था? तो 13th फाइनेंस कमीशन का हेड पूछा गया था। अभी हमारा चल रहा है क्या? 15th फाइनेंस कमीशन। और 15th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? एनके सिंह। ठीक है, और उस समय विजय केलकर थे। ओके, 13th फाइनेंस कमीशन के हेड। नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमीशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग की रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब बनी थी? 2000 ईस्वी में ये कमीशन बनी थी। और इसके हेड जो थे एक्स CJI जस्टिस MN वेंकटचलैया। ठीक है, तो फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3, थर्ड का 1, सो द आंसर इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंट्रीज हैज ओनली फेडरेशन? सिर्फ फेडरेशन है, कौन सी कंट्री में? अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है? अ फेडरल स्टेट। ठीक है, अब फेडरेशन क्या होता है? अ पॉलिटिकल एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में क्वासी फेडरल है इंडिया, क्योंकि इंडिया हैज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट बट ऑल्सो यूटी भी है, जो जिसको सेंट्रल कंट्रोल करता है। तो इंडिया जिसमें भी होगा, ओनली फेडरेशन पूछ रहा है, तो इंडिया जिसमें होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो इंडिया ANC में है, तो ये ऑप्शन गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे यूनिटरी कंट्री है। अब यूनिटरी कंट्री क्या होता है? जहाँ पे सिंगल पावर होते हैं। सिंगल पावर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंगल पावर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं फ्रांस एंड न्यूजीलैंड में। तो जहाँ पे फ्रांस एंड न्यूजीलैंड होंगे वो आंसर हमारा होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड ब्राज़ील वाला आंसर होगा। इसको आपको जस्ट क्या करना था? छांटने थे क्वेश्चन, ये ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट 1? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी enshrined in the constitution aim at providing the social and economical base of a genuine democracy। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसीलिए किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि सोशल और इकोनॉमिक जो है सो बेस जो है सो प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारा सही है। दूसरा कहता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेयरली डायरेक्ट विच द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। ये सही है, इसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। जब गवर्नमेंट कुछ भी बना रही होती है तो उसको ये ध्यान रखना आता है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्टिव दिया गया है कि गवर्नमेंट को कोई भी रूल्स बनाने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी नई स्कीम लाने से पहले उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।
ओके। सो दिस इज जस्ट अ डायरेक्टिव, नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, तो ये माइंड में तो रखनी है, लेकिन इसको लेकर के आप जा नहीं सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीज़ लिखी हुई तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। हर स्टेट में के टेरिटरी में हाई कोर्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड टू हैव अ हाई कोर्ट। बिल्कुल, आर्टिकल 214 आर्टिकल 214 कहता है कि हर देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एवरी स्टेट इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। हर स्टेट के अपने स्टेट की टेरिटरी के अंदर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, लद्दाख के लिए भी है। मद्रास हाई कोर्ट है जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन सब का कॉमन है। कोलकाता हाई कोर्ट है जो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज राइट। आप देख सकते हैं आर्टिकल 214 कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। बम्बे हाई कोर्ट, कैलकाता, मद्रास, केरला हाई कोर्ट में केरला एंड लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमी पोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इकोनॉमी में है, डिस्पाइट हैविंग ह्यूज कोल रिजर्व्स इन आवर कंट्री व्हाई डू वी इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। ठीक है, कहता है कि हमारे पास कोल रिजर्व्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग को बाहर से कोल बहुत खरीदने पड़ते हैं। इसका क्या कारण है? तो पहला कहता है इट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर फ्यूचर यूज एंड इम्पोर्ट नाउ फॉर फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ऐसी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि अपना जो कोल है उसको सेव करें फ्यूचर के लिए और बाकी जगह से खरीदे। ऐसी कोई, ये सही नहीं लग रहा है। ओके, दूसरा कहता है मोस्ट ऑफ द थर्मल प्लांट्स इन आवर कंट्री आर कोल बेस्ड एंड दे आर अनेबल टू गेट सफिशियंट कोल सप्लाई फ्रॉम आवर कोल माइन। ये सही बात है कि हमारी कंट्री में जो जितने सारे थर्मल पॉइंट है उसमें ज़्यादातर थर्मल पॉइंट जो है, थर्मल प्लांट्स जो है वो कोल बेस्ड है, कोल से वहाँ पे एनर्जी आती है। ठीक है, और हमारे पास कोल की सप्लाई, अपनी जो हमारी कोल माइन है वो उतनी सप्लाई कर नहीं पाती है, इसलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरा हमारा सही है। थर्ड है स्टील प्लांट्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कुकिंग कोल विच वी डू नॉट हैव। कुकिंग कोल इज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर। हमारे पास जो कोल है वो कुकिंग कोल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, दूसरे जगह से लाना पड़ा है। हमारे पास जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी के कोल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें दूसरे जगह से लाना। तो 2 और 3 सही है, फर्स्ट कोई सेंस नहीं बनता है, तो फर्स्ट हो गया हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। 1991 से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में के लिए कौन सा सही है? ठीक है, पहला है ओनली 5 इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न रिक्वायर्स इंडस्ट्रियल लाइसेंस। 5 ही ऐसी हैं जिनको सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न रिक्वायर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। दूसरा है एन इन्वेस्टर नीड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। तीसरा है देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। ठीक है, कुछ रिजर्वेशन की गई हुई है, तो इसमें जो बोला गया है कि देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन इन स्मॉल, कुछ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए दी गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मॉल स्केल सेक्टर वाले ही बनाएंगे। तो ये तो हो गया, इसमें बोला गया है नो, तो ये तो सी तो गलत हो गया। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन इनहेंस। नहीं, पब्लिक सेक्टर के लिए जो रखी गई है वो रिड्यूस्ड हुई है। नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट उसको कम की है, ज़्यादा नहीं की है। एन इन्वेस्टर बी क्या कहता है, एन इन्वेस्टर डिड नॉट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। इन्वेस्टर को, ठीक है, मेमोरेंडम फाइल करनी होती थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा सही है, लेकिन अब जो है 4 ही ऐसे हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, ओनली 4 ऐसे हैं जो उसमें क्या है कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, हजार्डस केमिकल, एक्सप्लोसिव, सिगार्स एंड सिगरेट टोबैको जो है
वहाँ पे जो है वो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कोई एंट्री स्ट्रैटेजिक उसको माना गया है। ओके, सो एट दैट टाइम ये हमारा आंसर होगा, बाकी BCT गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूली इंट्रोड्यूस रूपी सिंबल, रूपी की सिंबल ये जो है बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, ये देवनागरी प्लस उस समय बहुत न्यूज में थे इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, एंड लैटिन। देवनागरी में र ऐसे लिखते हैं और लैटिन में ये ऐसे लिखते हैं, तो इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया था। ठीक है, ये बनाया गया था, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट को बेस पे ये बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बीच में, इनमें से कौन ऐसा है जो नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ये NCERT की क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से उठाई गई है। NCERT इकोनॉमिक्स अगर आप 12th की देखेंगे तो वहाँ पे ये बात की हुई है कि नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में, जो मार्केट प्राइस जो होती है और नॉर्मल प्राइस की अगर हम ग्राफ देखें तो ये जो होती है ये होती है मार्केट प्राइस, और नॉर्मल प्राइस कांस्टेंट रहती है। सो मार्केट प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, नॉर्मल प्राइस जो होती है अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो जनरली क्या होता है, मार्केट प्राइस टेंड्स टू बी, कोशिश होती है ऐसी कि मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस थोड़े जो वोलेटाइल होता है वो कुछ टाइम के लिए होती है, और जो नॉर्मल प्राइस होते हैं वो नॉर्मल प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी होता है। तो आंसर हो जाएगा मार्केट प्राइस टेंड्स टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस। पूरे इक्वल नहीं होता है बट लगभग उसके बराबर होता है, थोड़ा बढ़ता है बट फिर वो डाउन भी हो जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसमें मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस की डिफरेंस दी गई है कि नॉर्मल प्राइस इज परमानेंट, मार्केट प्राइस जो टेम्प्रोरी, और मार्केट और नॉर्मल प्राइस दोनों चाहता है कि इक्वल हो जाए। तो टेंड्स टू लिख सकते हैं बट ये नहीं लिख सकते कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नॉर्मल प्राइस। ओके, इसीलिए गलत हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकास्योरेंस। अब बैंकास्योरेंस क्या है, ये एक ना फ्रेंच टर्म है। सो फ्रेंच टर्म है और इसमें क्या है, आप इसमें देख के समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि बैंक प्लस इंश्योरेंस ऐसा लग रहा है, तो आप इसमें ऑप्शन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। अ कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, तो ये तो आंसर हो गया, बट इसको हम लोग बोलते हैं कि सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेच रहे हैं कौन, थ्रू किसके द्वारा, बैंक्स इस्टेब्लिश्ड चैनल, इस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बैंक के इस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के द्वारा आप इंश्योरेंस अगर बेच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंकास्योरेंस। ये उस समय न्यूज में थे। अब कंपोजिट फाइनेंसेस आप देख रहे होंगे, लोन लेने जाते हैं तो HDFC आपको या कोई भी बैंक आपको साथ साथ में एक इंश्योरेंस भी चिपका देता है, वो बाद में आपको पता चलता है ना। तो कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और उनके जो कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस है कि बैंकिंग वाला भी काम करेगा और इंश्योरेंस वाले भी, उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ सिंपल सी कि मार्केट में मनी बढ़ गया है, पैसे लोगों के पास ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन का सबसे सिंपल लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि पैसे मार्केट में पैसे ज़्यादा हो गए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो आप इसको कंट्रोल करना है तो क्या करोगे, लोगों से पैसे ले लोगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पैसे बढ़ा दो, वेज बढ़ा दोगे, नहीं, वेज बढ़ा दोगे तो लोगों के पास और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, तो ये तो आप करोगे नहीं। टैक्स घटाओगे तब भी लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, तो ये भी आप नहीं करोगे, है ना। सो रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कम कर दोगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दोगे तो लोग, जैसे अगर मान लेते हैं कि कुछ आप बना रहे हो तो लोगों के पास पैसा है तो लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा कि लोग उसमें पैसे लगाएंगे तो पैसे लोगों के हाथ से कम होंगे। ठीक है, सो रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ओके, क्या पूछ रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर
बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है अड़चन, बाधा। क्या अड़चन है ना? इंडिया की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल अड़चन है। किसमें? इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप होने से में अड़चन क्या है? तो पहला है द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। फेडरल नेचर है उसके कारण अड़चन है? नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल, बहुत सारे तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज राइट। क्या होता है कि हमें रोड तो बनानी है, हमें मेट्रो लानी है, हमें बुलेट ट्रेन बनानी है, बट आपको क्या होगा कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होगी, लोगों को डिस्प्लेस करने में बहुत सारे लोग रेडी होंगे, बहुत सारे ने, जिसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बन नहीं पा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसमें अड़चन होती है इस कारण से। तो द आंसर इज डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फॉरेन इनफ्लो नीड्स टू बी स्टेरलाइज्ड। अब स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो फॉरेन इनफ्लो है, फॉरेन से जो पैसे आती है उसको स्टेरलाइज करने होंगे। सो स्टेरलाइजेशन, यहाँ पे स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या होगा? स्टेरलाइजेशन का जो मेन मतलब होता है बाई लोकल करेंसी। हम लोग क्या करेंगे? लोकल करेंसी को खरीद लेंगे। बहुत सारे कोई पैसे आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे? मार्केट में इन्फ्लेशन को ये कर देंगे, है ना, बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा? विदड्राइंग इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन अ डिजायरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज जो है सो वोलेटाइल हो जाएगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज को, वोलेटिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? उतनी ही अमाउंट की लोकल करेंसी को क्या करेंगे? विड्रा कर लेंगे। ओके, लोकल करेंसी को, जैसे मार्केट में बहुत सारी लोकल करेंसी, तो उसको विड्रा कर लेंगे, मार्केट से निकाल लेंगे, तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब कि मार्केट में करेंसी ज़्यादा हो गई है, पैसे ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? पैसे को मार्केट से निकाल लेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ओके, सो स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है बाई लोकल करेंसी, मतलब लोकल करेंसी को हम क्या करेंगे? विड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड। तो नाबार्ड का ये कुछ नहीं, फुल फॉर्म पूछा गया है। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1982 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1982 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ जो है सो बहुत स्लो है, उसका क्या कारण हो सकता है? पहला है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप देख लीजिए कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा चीज़ें आप बनाओगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होगी तो हाई ग्रोथ, ठीक है। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई लेवल ऑफ फिजिकल डिफिसिट। अगर मान लेते हैं कि स्लो रेट ऑफ ग्रोथ क्यों है, ये पूछा जा रहा है, तो अगर फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होगा, हमारे पास है कम, खर्च हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्लो रेट होगा। तो ये हमारा स्लो रेट का कारण हो सकता है कि फिजिकल डिफिसिट हमारा बढ़ रहा है। और हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये भी कारण होगा। तो आंसर होगा 2 और 3। बट यूपीएससी ने 1, 2 और 3 दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया है, बट द आंसर इज 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आरबीआई अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट का क्या मतलब हो गया कि आरबीआई चाह रही है कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो इंक्रीज मनी सप्लाई। मार्केट में पैसा लोगों के पास है नहीं, तो हम क्या करें? मनी सप्लाई बढ़ाएं। तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा? सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अगर सिक्योरिटी सेल करेगा तो लोगों से पैसा लेगा तो सिक्योरिटी देगा, तो पैसे तो लोगों के पास कम हो गए, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है बाई सिक्योरिटीज फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट होल्डर। नॉन गवर्नमेंट होल्डर से, ठीक है ना, बाई सिक्योरिटी करेगा, ठीक है, इससे भी कुछ हो सकता है। ओके, तो इसको भी रखते हैं। तीसरे ऑप्शन देखते हैं, ओपनली अनाउंस टू द मार्केट दैट इट इंटेंड्स टू एक्सपेंड क्रेडिट। इससे कुछ होगा नहीं। ओपनली अनाउंस करने का, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप ओपनली अनाउंस करो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑफर कॉमर्शियल बैंक मोर क्रेडिट इन ओपन मार्केट, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि ये अगर कॉमर्शियल, इसमें क्या है बी ऑप्शन में कि बाई सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट होल्डर से अगर आप सिक्योरिटी खरीद लोगे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट होल्डर से, और उसको पैसे दे दोगे,
तो ये तो बहुत लिमिटेड लोग सिक्योरिटी खरीदते हैं, बट आपको मार्केट में अगर एक्सपेंशन करना है तो सबसे बढ़िया क्या होगा कि बैंक को बोलोगे ऑफर कमर्शियल बैंक मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट, कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दो, पैसे दो। तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या होगा। सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल प्लानिंग। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग का होता है मतलब चेंजेज इन सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ अ कंट्री। कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक ये है, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप को, कंट्री को चेंज करने को बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिंग न्यू वंस। या तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको चेंज करो या नया क्रिएट करना है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग सेटअप फॉर प्रमोटिंग। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट क्यों किया गया था, तो प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सेट किया गया था। और इसमें इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं, नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ SEZ का कौन फीचर नहीं है। पहला है फॉरेन वर्कर्स विल बी अलाउड फ्री एंट्री विदाउट वीजा। फॉरेन वाले को, यही होगा आंसर, आप देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि चलो ठीक है हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो हम फॉरेन वाले को, हमारे यहाँ वर्कर की कमी थोड़े ना है कि फॉरेन वर्कर को विल बी अलाउड फ्री एंट्री विदाउट वीजा। बिना वीजा का तो आपको एंट्री कराना ही नहीं है, चाहे आप वर्कर्स की तरह काम कराओ या किसी की तरह भी काम कराओ। तो ये हमारा नॉट है, तो यही होगा आंसर। बाकी आप देख सकते हो द SEZ एरिया विल ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी, ये सही है। देयर विल बी नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम अथॉरिटीज ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी सही है। थोड़ा सा आप उसको फ़ायदे दोगे तभी वहाँ पे एक्सपोर्ट की प्रमोट होगी। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट इनटू जोन, वहाँ उस जोन में अगर कुछ सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन SEZ में नहीं है ना, कौन फीचर नहीं है, तो ये फीचर नहीं है कि आपको बिना वीज़ा का आपको एंट्री करा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैच द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ हैं जो उस समय के अनुसार पे क्वेश्चन था, उस समय जो कमिटीज न्यूज़ में थे उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। DM धर्माधिकारी जो एयर इंडिया, और अब तो ये हो गया टाटा ने खरीद लिया, बट एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के लिए ये बनी थी, तो उसके जो हेड थे वो थे DM धर्माधिकारी। और इसमें आपको जो अनिल ककोदकर थे वो इंडियन रेलवे हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू के थे। ये आपको याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उस टाइम के थे, उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था। BN श्री कृष्णा जो थे वो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म FSLR के कमीशन में थे। और आदि गोदरेज जो थे नेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस में के हेड थे। सो 2 3 4 1 इन द आंसर, बट इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है नहीं है। अभी की जो कुछ कमेटी है वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सेक्शन। अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आपको NCERT से, तो ये भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो NCERT के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेर अमॉन्ग फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न कौन सेट ऑफ इंडस्ट्रीज है जो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप अगर NCERT देखेंगे तो NCERT की ये मैंने दी है कि देखिए लाइन एकदम सीधे कॉपी है। द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेयर कॉटन, जूट, कोल माइन एंड रेलवे। सो कॉटन, जूट, कोल माइंस एंड रेलवेज। तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप NCERT जरूर पढ़ें। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये NCERT की कटिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट द थ्योरी दैट ऑल द कंटिनेंट्स वेर सेटल विथ ह्यूमन सोसाइटीज एट अबाउट। क्या सारी जितनी भी कंटिनेंट्स थे वहाँ पे ह्यूमन सोसाइटीज एक समय में हुआ था? ये तो बिल्कुल ही गलत है। फार्मिंग सोसाइटी डेवलप बिफोर हंटिंग, हंटिंग से पहले फार्मिंग नहीं है, पहले हंटिंग गैदरिंग फिर फार्मिंग हुई थी, तो ये फार्मिंग सोसाइटी डेवलप बिफोर हंटिंग, ये भी गलत हो गया। द अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व इन द रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका, ये सही है। जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो ईस्ट अफ्रीका के रिफ्ट वैली में इवॉल्व हुए थे, ये सही है। और ये भी NCERT का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और लास्ट जो है तो ये तो सही हो गया, बट लास्ट है द व्हील वाज इन यूज इन ऑल एंशिएंट सोसाइटी, ये हमारा गलत है। ऑल है, सारे में नहीं हुए थे। आप देख लीजिए NCERT का क्वेश्चन है ये। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री 12th किया है, क्या लिखा हुआ है? रिफ्ट वैली ईस्ट ऑफ अफ्रीका
वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम विच ट्रेसेज ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन रिकवर्ड। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिज्म का इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में जो स्प्रेड हुई थी उसको हम लोग कौन सा टर्म देंगे, सोशल मोबिलिटी, कल्चरल डिफ्यूजन, एथनोसेंट्रिज्म और इंटरडिपेंडेंस। क्या देंगे इसको, तो ये जो होगा ये एथनोसेंट्रिज्म नहीं है, इंटरडिपेंडेंस नहीं है, सोशल मोबिलिटी भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ कल्चरल डिफ्यूजन, है ना। ओके, सो कल्चरल डिफ्यूजन होता ही है स्प्रेडिंग एंड मर्जिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, एक कल्चर को दूसरे जगह पहुंचाना और दोनों कल्चर को मर्ज करना, ठीक है ना, तो वो कल्चरल डिफ्यूजन होता है, यहाँ से वहाँ स्प्रेड करना। तो आंसर क्या हो गया, कल्चरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिटेज। तो ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में दी हुई है कि हेरिटेज की डिफिनेशन, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कॉपी की गई है कि हेरिटेज इज दैट विच हैज़ बीन और मे बी इनहेरिटेड, और हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी अ प्रॉपर पोजेसन। सो द बोथ ये सही है और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से दी हुई है, ठीक है, हेरिटेज के बारे में। तो ये डिक्शनरी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ये दोनों लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैरीड आउट डिटेल्ड सर्वे। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने डिटेल सर्वे करवाई थी। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लॉजिकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। और वो इसलिए कराई थी कि टोपोग्राफी जानने के लिए कि सॉइल की क्वालिटी का कैसी है, फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है, हिस्ट्री क्या है, इसकी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इसके लिए कराई थी। तो ये दोनों हमारे सही है और ये एनसीईआरटी से ली गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से ली गई हुई है, आप देख लीजिए। ये कुछ ये है हमारा, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वेयर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री in the village revenue survey were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer, उस रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए ये सब जानना जरूरी है, इसलिए सर्वे की गई थी। ओके, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आई हुई है और ये क्लास 8th की हिस्ट्री से आई हुई है, क्लास 8th की हिस्ट्री में ये दी हुई है, एनसीईआरटी क्लास 8th में ये दी हुई है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। अब देख रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड कॉपीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोथ द मुगल एंड ऑटमन एम्पायर। मुगल और ऑटमन एम्पायर के लिए क्या है, पूछ रहा है सही कौन है इन 16th सेंचुरी में। ओके, तो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हिस्ट्री में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 12th की अगर आप देखोगे तो उसमें है। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन द ऑटमन और इसके बारे में, मुगल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम चलो इसमें बात करते हैं। पहला कहता है ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स हैड पावरफुल नेवीज। नहीं, मुगल के पास पावरफुल नेवीज नहीं थी, ठीक है ना, तो बोथ ऑफ दीज हैड पावरफुल नेवी ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, बोथ ऑफ दिज एम्पायर एक्सपेंडेड थ्रू द यूज ऑफ गन पाउडर वेपन्स एंड एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल सही है, मुगल भी गन पाउडर की वेपन की यूज किए थे और ब्यूरोक्रेसी से ही उन लोगों ने एम्पायर्स को एक्सपेंड किए थे, मुगल और ऑटमन दोनों ने। तो ये सही हो गया, तो अब देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि बोथ ऑफ दिज एम्पायर्स गेव लिटिल मॉनेटरी सपोर्ट टू आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एंडेवर्स। नहीं, ये ऑटमन तो देते ही नहीं थे, मुगल जो है मुगल जो थे वो मॉनेटरी सपोर्ट देते थे आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एंडेवर्स के लिए, तो ये मुगल होंगे। तो लास्ट है, इन बोथ ऑफ दिज एम्पायर्स द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर मुस्लिम। नहीं, यहाँ पे जो थे, ठीक है ना, बोथ में हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना, तो ये हमारा गलत हो गया बोथ। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, द मुगल एम्पेयर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू एडन एंड मक्का बोथ ट्रेड सी पोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द ऑटमन वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम इन द टेरिटरीज अंडर ऑटमन कंट्रोल।
तो ये जो है सो ऑटमन के बारे में एनसीईआरटी में दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होगा? प्राइमोजेनिचर जो होते थे पहले के समय में, इसका मतलब होता है बीइंग द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, सबसे पहले जो ज्येष्ठ पुत्र को जो मिलती है उस तरह की हो गई, है ना, ज्येष्ठाधिकार करके, कि फेवरेट सन इनहेरिटिंग हिज फादर एस्टेट, फादर की जो एस्टेट है उसको फेवरेट सन करेगा, नहीं एल्डेस्ट सन करेगा, जो सबसे पहले जन्म लिया एल्डेस्ट सन हो इनहेरिटिंग हिज फादर्स एस्टेट, फादर की जो होगी चीज़ें वो कौन संभालेगा? जो एल्डेस्ट सन होगा। तो ये आंसर होगा। अब ये पहला होगा नहीं, फेवरेट सन को दे देगा, ऐसा कुछ है नहीं। डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल, सारे सन में होगा ऐसा भी नहीं होगा, इतनी सारे युद्ध हुई है। डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स ऑल सन एंड डॉटर, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? एल्डेस्ट सन फादर की एस्टेट को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर रिसर्च अबाउट द एग्रेरियन हिस्ट्री के लिए, है ना, ऑफ द 16th सेंचुरी एंड अर्ली 7th सेंचुरी के लिए कौन सा एविडेंस मोस्ट यूजफुल सोर्स है? ये आपको एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री अगर चैप्टर 8 पेज 197 में वो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट रिलेवेंट थे। आप देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट लाइन है, आवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट। आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 दिए हुए हैं। रॉलेट एक्ट मूवमेंट कब हुई थी? रॉलेट एक्ट ये 1919 में हुई थी रॉलेट एक्ट मूवमेंट। खेरा मूवमेंट कब हुई थी? 1918 में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, ओके। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 में। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी 1918 में हुई थी। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फरवरी में हुई थी, पहले ए फिर के, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो द आंसर इज 3421। पहले हुआ था चंपारण, फिर हुई थी अहमदाबाद, फिर हुआ था खेरा मूवमेंट, फिर हुई थी रॉलेट, ठीक है। तो 3421 इज द, यही आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब इनमें से पहले कौन, किसकी कॉन्स्टिट्यूशन हुई है? अब सबसे पहले कौन बना है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो 1966 में बना था, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1961 में, और ये 2005 में नैम न्यूज नेटवर्क, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई 1947 में। तो सबसे पहले कौन बना था ये आप देख लिख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब इसमें भी जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स वेट ऑफ द पर्सन इन केजी डिवाइडेड बाय द, ये आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ कहाँ से है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है आप देख लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स है ना, हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स इंटू मीटर, हाइट को मीटर में कर लो, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और स्क्वायर क्या होगा? मीटर में होगा, ठीक है ना। तो आप वेट इन केजी डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स, आप देख लीजिए। तो ये हमारा एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से पूछी हुई है। ओके, सो 10th की इकोनॉमिक्स है, उससे एनसीईआरटी वहाँ से ये उठाया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो याद रखने की बात है कि गन मेटल जो एलॉय होती है वो कॉपर, टिन एंड जिंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए टाइपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, देन द सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? अगर रेजिस्टेंस जीरो पे आ जाएगा तो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, देन सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे। अ मटेरियल दैट हैज़ नो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एट सर्टेन टेम्परेचर इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, ओके, तो उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, कंडक्टर से भी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए जो मटेरियल यूज की जाती है वो एलॉय होती है टिन एंड लेड की, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना।
अब इसमें क्या है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए या हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी, अगर करंट जो फ्लो करेगी, ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगी, अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली तो ऑप्शन ही खत्म हो गई। रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द वायर हिट्स अप क्विकली व्हेन ह्यूज करंट, जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वायर क्या होगा, ज़्यादा जल्दी हिट कर जाएगा। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पहले हॉट गर्म भी तो होना चाहिए वायर को, तभी तो जाकर के वो मेल्टिंग पॉइंट से पिघलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला है स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम अ जियोथर्मल रिजर्वायर टेम्परेचर एबव 180 डिग्री इज रिक्वायर्ड। ये सही है, इलेक्ट्रिक पावर जियोथर्मल रिजर्वायर से प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर जो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है स्टेटमेंट, टू ड्राइव स्टीम टरबाइन्स हाई टेम्परेचर स्टीम यूज, बिल्कुल स्टीम टरबाइन को यूज, ये टरबाइन को घुमाने के लिए हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम की, हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम का यूज होता है। तो दोनों हमारा सही है, और एक दूसरे का हाई टेम्परेचर टू ड्राइव स्टीम टरबाइन्स हाई टेम्परेचर स्टीम इज यूज्ड। ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर तभी होगा ना जब ज़्यादा डिग्री से पे होगा। तो दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP क्या है, ये क्या होगा, फाइल ट्रांजिट प्रोविजन, नहीं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये तो सिंपल सा फुल फॉर्म है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोविजन नहीं होगा, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल नहीं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, CPU को। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक्स इन विच डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली, एक साथ में दो डुप्लीकेट डिस्क पे लिखने को क्या बोलते हैं, डिस्क मिररिंग, क्या बोलते हैं, डिस्क मिररिंग। तो हमारे पास ऑप्शन में मिररिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म ई वेस्ट रिफर टू, ई वेस्ट किसको बोलते हैं। ई वेस्ट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होगा वो क्या होगा, जैसे मोबाइल हो गया, वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसको आपको यूज तो है नहीं, तो उसको आप कहीं भी रख दोगे, वो डिस्पोज नहीं करोगे, तो वो ई वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए क्या है, द फाइल्स दैट आर डिलीटेड एंड इंटर द वेस्ट बिन फोल्डर इन अ कंप्यूटर, नहीं, उसको ई वेस्ट नहीं बोलेंगे। द टेम्प्रोरी फाइल्स फोल्डर्स लिंक्स दैट आर रेयरली यूज इन कंप्यूटर, नहीं, उसको भी ई वेस्ट नहीं बोलेंगे। ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल, PCs, ETC दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ, जब यूज, जैसे जब तक यूज कर रहे हैं तब तक यूज कर रहे हैं, जब वो ख़राब हो गया तो उसको जो डिस्पोज करते हैं वो ई वेस्ट हो गया। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। अब क्या ये पोर्टल है ई वेस्ट, नहीं, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। ठीक है ना, सो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या देखा, पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन टोटल देखे हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हैं, और हम लोग देखे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो NCERT से हैं, और जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन भी क्वेश्चन देखे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के जो क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू we are going to analyze part 2 where we are going to analyze 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमारे, जो जिस टॉपिक के, उसके हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।